बेताल यहाँ पे कहानी रोक देता है। बेताल कहता है कि अब देखा विक्रम तूने कि जैसे ही फांसी की सजा सुनाई गई तो चोर पहले बहुत तेज तेज से हंसा और फिर रोने लगा। तू ये बता कि उसने ऐसा क्यों किया। Purchase your tracks today. नमस्कार। तो जैसा कि अभी तक के वीडियोस में आपने देखा कि बार बार विक्रमादित्य कोशिश करता है पर बेताल को पकड़ नहीं पाता। अब लेकिन वचन दिया था तो एक बार फिर प्रयास करता है, फिर से जाता है, उसको पीठ में रखता है और चलना शुरू कर देता है। अब बेताल भी अपनी आदत से मजबूर था, रास्ते में कुछ बोलना तो था उसको। बेताल कहता है कि विक्रम, तुझे जितना बुद्धिमान समझता था मैं उतना तू है नहीं। मतलब तुझे किसी ने कोई काम दिया कि जाओ उसको पकड़ के लेके आओ, इतनी भरोसा करके, और तू कहानी सुनने लग जाता है। कहते तेरा तो मन में नियंत्रण ही नहीं है बिल्कुल। अब विक्रमादित्य को गुस्सा आती है पर जैसे तैसे शांत रहता है कि क्या बोले इससे, और चलता रहता है। कहता देख, तू वो सब छोड़, तेरे को तो क्या ही दिक्कत है, राजा है। तू कहानी ही सुन। देख, जिस काम में मन लगे वो किया कर। तो सुन, आज से करीब 100-150 साल पहले चंदनपुर नाम का एक राज्य हुआ करता था, और चंदनपुर का राजा था राजा रामसेन। अब ये रामसेन कोई आम राजा नहीं था। रामसेन अपनी आलस, अपने निठल्लेपन के लिए प्रसिद्ध हो चुका था। हर काम को टाल देना, हर चीज को बाद के लिए छोड़ देना। अब पूरे नगर के लोग परेशान हो चुके थे। राजा था तो कुछ बोल नहीं सकते थे। अब लेकिन धीरे धीरे ये खबरें बाहर तक भी फैल जाती हैं। राजा के कुछ प्रसिद्ध जुमले थे जिसका सब मजाक उड़ाते थे कि कोई भी काम मांगने जाए या कुछ काम बताने जाए तो कहेंगे कि सोचेंगे, दिवाली के बाद से करते हैं, नए साल से शुरू करेंगे, मंत्रियों से चर्चा करके बताते हैं। इस तरह के हथकंडे अपनाते। अब जब बात इतनी फैल जाती है कि यहाँ का राजा एकदम लंपट चूतिया टाइप का है, तो दूसरे शहर का एक बड़ा शातिर सा चोर वो इनके नगर आ जाता है। अब वो जैसे ही इनके नगर आता है तो धड़ाधड़ चोरियां बढ़ जाती हैं, हर घर में चोरी होने लगती है। अब जब इतना ज़्यादा अपराध बढ़ जाता है तो अब कोई उपाय ही नहीं बचता है। तो वहाँ के जितने भी नगर के सेठ व्यापारी होते हैं सब मिलके पहुंच जाते हैं राजा के पास। कहते महाराज, कि आप घर बिकने का इंतजार कर रहे हैं हमारे? बोले अरे अब तो कुछ करिए, आधी संपत्ति खत्म हो गई हम लोगों की। बोले बीवी है, बच्चे हैं, विवाह कराना है। बोले आप क्या हर बार कुछ ना कुछ टाल देते हैं? आज जब तक आप नहीं बोलेंगे कुछ पक्की बात, हम लोग यहाँ से नहीं जाते। एकदम गुस्से से भर जाता है। राजा थोड़ी देर सोचता है कि ये तो गंभीर बात है, थोड़ी देर एक्टिंग करता है, सोचता है। कहता सेठ जी, मंत्रियों से चर्चा करके बताते हैं। अब सेठ का खून खौल जाता है, हाथ छोड़ने वाला होता है कि आजू बाजू के लोग पकड़ लेते कि नहीं नहीं, मारना नहीं, मारना नहीं। जैसे तैसे इसको बचा के लेके जाते हैं। अब यहाँ कुछ नहीं बोलता तो घर पहुंच के और नगर में इन लोग सब भर भर के गालियां बकते हैं। मतलब बच्चे बच्चे राजा को गाली बक रहे हैं। इतनी भयंकर गालियां कि राजा अगर कान से सुन लेता तो मर जाता। अब राजा तो लेकिन चिल आदमी था, परवाह थी नहीं किसी की, चिंता मुक्त आदमी था, अपने में मस्त। राजा की पत्नी को बुरा लग रहा था कि यार कैसा बोल रहे हैं बच्चे, उसको चूतिया बोल रहे हैं कि हमारा राजा चूतिया। अब ये सब तो थोड़ी इंसल्ट लग रही थी उसको। अब पत्नी ने भी पहले तो बहुत कोशिश कर ली थी, उसका भी घड़ा भरने वाला था। जैसे ही भरता है तो वो पहुंच जाती राजा के कमरे में। कहती महाराज, सब कुछ लुटा दिए हो कि थोड़ी बहुत बची है? बोले अरे खुद की इज्जत नहीं है तो दूसरों की तो सोच लो, शादी करके लेके आए हो। बोले मर्द बचे हो कि पूरे ही नामर्द हो गए हो? तो बता दो तो चूड़ी ले आते हैं तो पहन के नाचा करो तुम। अब ऐसा बोल देती है तो ये बात चुभ जाती है राजा। संयम था, चिंता मुक्त था, चिल आदमी था, पर चूड़ी की बात पे गड़ जाती है बात। था तो जेंट्स। अब लेकिन बात इतनी बुरी लग जाएगी ये पता नहीं था। अगले दिन से तो भाई राजा एकदम एक्शन में, हर काम तेजी से करने लगता है, पूरे सिपाहियों को टाइट करता है, पूरी व्यवस्था देखता है।
चोर के बारे में रणनीति बनाता है कि ये जो अभी नया चोर है जो हर जगह चोरी कर रहा है उसको पकड़ने के लिए पूरे रणनीति बनाता है। ये सब कामों में पता चलता है कि चोर दो काम कर रहा था। एक तो हर दिन चोरी करता था, डिसिप्लिन्ड आदमी था। अब राजा यहाँ का आलसी था पर चोर डिसिप्लिन, रोज करनी मतलब रोज। और दूसरी बात पता चली कि हर घर में एक एक बार चोरी कर चुका है। अब सिर्फ एक आदमी का घर बचा था, वो था सेठ धर्मराज। तो राजा अपनी पूरी टोली लेके पहुंच जाता है धर्मराज के यहाँ। धर्मराज के यहाँ जाता है, सबको समझाता है कि देखिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हमारे बेस्ट सिपाही हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, दिन रात आपके यहाँ पहरा देंगे। आपके यहाँ चोरी हो सकती है, आपको करना ये है कि कोई भी दिखे आपको, कोई भी आहट हो, परछाई दिखे तो आपको बस एक सीटी मार देनी है, ऊपर आके सिपाही कूद डालेंगे जो दिखेगा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। राजा तो जोश में था ही। अब देखिए एक चूड़ी ने क्या कमाल कर दिया, आलसी राजा था पर अब उसकी व्यवस्था देखी। अब राजा ये सब बोल के निकल जाता है। अब उसी रात चोर आता है वहां पे। अब चोर तो गैप नहीं देता था, हर दिन चोरी करनी मतलब हर दिन। चोर आता है, जैसे तैसे नजर बचाते हुए अंदर घर में घुस जाता है। सामान ढूंढ ही रहा होता है कि उसकी नजर धर्मराज की बेटी मंजरी पे पड़ जाती है। अब मंजरी खूबसूरत थी, अब चोर मंजरी को ही देखने लग जाता है। अब चोर भी जेंट्स था, इससे ज्यादा क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, रुक के तो देखना ही पड़ता उसको। अब ये मंजरी को देखने लगता है, उतने में मंजरी की नींद खुल जाती है। अब मंजरी भी उसको देखने लग जाती है। अब ये चोर दिखने में एकदम राजकुमार जैसा, मतलब शक्ल सूरत अच्छी, शरीर अच्छा था, बुद्धिमान था। देखने में कोई नहीं समझ पाए कि ये कोई चोर हो सकता है। अब मंजरी जी देखने लग जाती हैं, फिर मंजरी जी कहती हैं कि आप हैं कौन। वैसे कायदे से तो मंजरी जी को ये नहीं पूछना चाहिए, जब इतनी घर में बाहर पुलिस लगी है, व्यवस्था लगी है, सिपाही हैं पूरे, कि आपके यहाँ चोरी हो सकती है। तो खैर ये सवाल तो नहीं होना चाहिए था मंजरी जी का। पर अब मंजरी जी से भी क्या कह सकते हैं, मंजरी जी हमारी दिल से सोचती थी, मतलब और कुमारी थी, शादी हुई नहीं थी, तो बस राजकुमार के ख्यालों में थी। तो मंजरी जी अपनी लाइफ में क्लियर थे। अब चोर जैसे ये सवाल सुनता है, वो तो शातिर था और रोमांटिक भी था। चोर कहता है कि जी मैं चोर हूं और यहाँ आपका दिल चुराने आया। अब तो ये तो सुन के तो बस मंजरी जी तो खत्म हो जाती है। मंजरी जी इस ऐसी कोई रोमांटिक लाइन के इंतजार में थी अपने जीवन में। अब लड़कियों को घुमा फिरा के बात करने वाले लड़के बड़े जल्दी पसंद आते हैं। मतलब कोई सीधा सीधा कह दे कि जी हम आपसे प्यार करते हैं तो ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, पर कोई कह दे कि वो जो नीली नीली आंखों वाली लड़की जब बालों में गजरा लगा के निकलती है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, इतने में काम हो जाता है। अब मंजरी जी तो सातवें आसमान में चली गई। चोर ने भी चोरी का ख्याल छोड़ दिया कि अब ससुर जी के यहाँ क्या ही चोरी करनी, इतना तो ईमानदार था, निकल जाता है। पर बाकी ससुर थोड़ी थे, कहीं और जाके चोरी कर देता है। अब राजा फिर परेशान कि ये चोरी तो रुक ही नहीं रही। फिर वो भी सोचता है कि ये अब खुद ही कुछ करना पड़ेगा, सिपाही तो साले मुफ्त की खा रहे हैं, दो चार को निकाल देता है नौकरी से गुस्से में। अगले दिन खुद ही भेष बदल के निकल जाता है चोर को पकड़ने। निकलता है, अब चोर तो रोज चोरी करता था, उसका तो काम ही था चोरी करना, मतलब पैशनेट चोर था। अब ये जाता है तो उसको चोर मिल जाता है। चोर मिल जाता है तो ये उससे पूछता है कि भाई हो कौन तुम। अब वो भी एकदम कॉन्फिडेंस से भरा बता देता है, मैं चोर हूँ, यहाँ का सबसे प्रसिद्ध चोर। वो तो सब बोल देता था। ये उससे दोस्ती कर लेता है थोड़ी, तो चोर इसको अपने घर ले जाता है, कहता चलो तुम भी घर चलो मेरे। ये भी बता देता है कि मैं भी चोर हूँ, राजा जो भेष बदला हुआ था। चोर इसको घर ले जाके तहखाना दिखा देता है कि देखो ये सब लूट रखा है मैंने। उतने में ही राजा तलवार निकाल लेता है और थोड़ा बहुत लड़ाई होती है, जैसे तैसे काबू करके चोर को ले जाता है महल। अब नगर में खबर फैल जाती है कि नगर का जो सबसे बड़ा चोर है ये तो पकड़ गया। अब राजा की वाहवाही होने लगती है कि बताओ निठल्ला राजा था और मतलब क्या कमाल कर दिया अचानक। अगले दिन सुनवाई होती है और राजा को चोर को फांसी की सजा सुना दी जाती है। अब जैसे ही फांसी की सजा सुनाई जाती है, उतने में ही धर्मराज सेठ वहां आ जाता है। कहता महाराज रुक जाइए रुक जाइए। कहते क्या हो गया धर्मराज।
कहते देखिए आपसे एक विनती है कि ये चोर को मौत की सजा मत दीजिए, आपको जुर्माना लगा दीजिए, जितना जुर्माना होगा उसका दुगुना तिगुना भर दूंगा मैं, पर इसको मारिए मत। अब राजा का दिमाग खराब हो जाता है, कहता है यार अभी तो तुम लोग इतने परेशान थे कि कैसा राजा है, चूतिया राजा है, पता नहीं भर भर गाली बक रहे लोग मुझे, वो बीवी मेरी चूड़ी पहनाने लगी मुझे, और अब जब पकड़ लिया चोर को तो कह रहे छोड़ दो। कहता देखिए महाराज थोड़ी कुछ निजी वजह है, मेरी बेटी को इससे प्यार हो गया है और वो कह रही है कि अगर इसको कुछ हुआ, ये मर गया तो वो भी जान दे देगी अपनी। अब देखिए मैं तो ये नहीं सह पाऊंगा कि मेरी बेटी ऐसा करे। राजा कहता है वाह धर्मराज जी, आपकी बेटी को चोर से प्यार हो गया, ये तो बड़ी बहुत खुशी की बात है। कहता देखिए आपकी भावनाओं की इज्जत करते हैं और आपकी बेटी की भी इज्जत करते हैं, पर अब किसी की भी बेटी को चोर डकैत बलात्कारी से प्यार होता रहेगा तो छोड़ते थोड़ी रहेंगे सेठ जी, है ना, मजाक थोड़ी चल रहा है, फैंसी ड्रेस में थोड़ी बैठे हैं राजा का कॉस्ट्यूम पहन के। बोले कुछ सीरियस काम चल रहा है यहाँ पे, तो इज्जत करते हैं, पर देखिए निर्णय यही रहेगा कि फांसी की सजा ही हो, आप लोग अब जाइए। अब जैसे ही फांसी की सजा पक्की होती है तो चोर जोर जोर से हंसने लगता है, बहुत तेज हंसने लगता है और फिर अचानक एकदम से रोने भी लग जाता है। अब बेताल यहाँ पे कहानी रोक देता है। बेताल कहता है कि अब देखा विक्रम तूने कि जैसे ही फांसी की सजा सुनाई गई तो चोर पहले बहुत तेज तेज से हंसा और फिर रोने लगा। तू ये बता कि उसने ऐसा क्यों किया। विक्रमादित्य कहता है कि बेताल चोर हंसा इसलिए कि एक अनजान सेठ किसी चोर के लिए जिसे वह जानता भी नहीं है उसके लिए अपनी पूरी संपत्ति लुटाने तैयार है। ये बात सोच के उसको हंसी आ गई और रोया इसलिए कि मंजरी जो उसको प्यार करने लगी थी, वो भी उसको चाहने लगा था, उसके साथ जीवन नहीं बिता पाया, अब वो मरने वाला है। बेताल कहता है कि विक्रम तर्क तो तेरे मतलब, मैं बात वापस लेता हूं, शुरू में कहा कि तू बुद्धिमान नहीं है, देख बुद्धिमान तो है, पर देख बुद्धिमान हो के भी फिर गलती कर दिया, बोलने तो जमाना था बोल दिया, और बेताल उड़ के वापस पेड़ में लटक जाता है और विक्रम फिर पकड़ने निकल पड़ता है।